आज अपन बात करें आज अपन बात करें प्रथम चरण की। अपन ने बात की थी कि किस तरह राजस्थान का एकीकरण हुआ और फिर उसके अलावा एकीकरण सचिवालय का निर्माण करवाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उसके अलावा वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाते। उस समय गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले चरण की अपन ने बात की थी। आज अपन बात करेंगे दूसरे चरण की। द्वितीय चरण जो रहेगा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या क्या नाम था द्वितीय चरण का? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, ठीक है, पूरी राजस्थान भी से बोल सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो इसमें कौन कौन सी रियासतें ली गई थी उसके बारे में। तो इसमें रियासतें, दूसरा चरण जो था उसमें रियासतें कितनी ली गई थी? 9। अब ठीक है, अब 9 रियासतें कौन कौन सी लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करें अपने हाड़ौती क्षेत्र की। हाड़ौती क्षेत्र में लेते हैं अपन कोटा, झालावाड़, बूंदी। ठीक है, तो ये तो होगी हाड़ौती की बात। उसके अलावा वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र में कौन कौन सी रियासतें थी? 3 रियासतें शामिल थी इसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये वागड़ क्षेत्र की बात हो गई। अब उसके अलावा आगे एक थी अजमेर के पास शाहपुरा, एक थी किशनगढ़। ठीक है, तो ये तो होगी रियासतों की बात। और एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत वो थी टोंक। उसके अलावा ठिकाना, ठिकाना कौन सा लिया गया था? तो ठिकाना था कुशलगढ़। ठीक है, तो ये तो कितनी द्वितीय चरण राजस्थान संघ इसका नाम हो जाता है। उसके अलावा इसमें रियासतें कितनी लेते? तो 9 रियासतें लेते। अपने हाड़ौती क्षेत्र की 3 रियासतें थी, कोटा, झालावाड़, बूंदी। और वागड़ क्षेत्र की 3 रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, और फिर शाहपुरा थी। शाहपुरा, अजमेर जो था केंद्र शासित प्रदेश, उसमें मिलाने की मांग की थी शाहपुरा किशनगढ़ को। फिर जो यहाँ के राजा थे उन्होंने कहा कि भाई हमें कैसे मिला दोगे आप, अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश है, हमें तो मिलना है राजस्थान संघ द्वितीय चरण में। फिर उसके बाद इनको मिला दिया गया। ये राजा जो रहते हैं वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर बोलते हैं, तभी इन इनकी सुनते हैं बात और फिर इसके अलावा इनको भी राजस्थान में मिलाया गया। उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19। ठीक है, तो ये 9 रियासतें तो यहाँ पर हो जाती है दूसरे चरण में। ठीक है, तो 19 रियासतों में से 9 रियासतें तो पहला चरण था अपना, उसमें ली गई थी अपन ने 4 रियासतें। कौन कौन सी? भरतपुर, धौलपुर, करौली और उसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर। ठीक है, तो ये 4 पहले चरण में ले लेते हैं अपन। ये दूसरा चरण हुआ। अब इस दूसरे चरण में 9 रियासतें ली गई थी और उसके अलावा 4 सबसे बड़ी रियासतें थी। कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उसके अलावा बीकानेर। ठीक है, तो इनको तो अपन शामिल ही नहीं कर सकते हैं, ये तो स्वतंत्र रियासतों का अधिकार था साहब इन चारों को। इनकी जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक इनकी आई थी। तो ये 4 रियासतें, तो ये 4 रियासतें इनको भी देख लेते, तो कितनी हो गई। और उसके अलावा एक और रियासत थी, उसका नाम था जैसलमेर। अब जैसलमेर जो थी, जैसलमेर जोधपुर पर निर्भर कर रही थी। किस पे? जैसलमेर। जैसलमेर का ये उद्देश्य था कि जिधर जोधपुर मिलेगा उधर मैं मिल जाऊंगा, ऐसा उद्देश्य था जैसलमेर। तो ये कितने हो गए? 5।
ठीक है। हाँ, उसके अलावा एक सिरोही थी, सही, सिरोही को इन्होंने बॉम्बई में मिलाने का किया था प्रयास, करते हैं अपना, करेंगे अभी बात। ठीक है, तो कितनी होगी? 9 और एक 10, 14 और 15, 19। ठीक है, तो इस तरह ये एकीकरण होता है। तो एकीकरण में जो महत्वपूर्ण रहता है वो पहला चरण, दूसरा चरण ही रहता है कि इसमें रियासतें शामिल की गई है। अब उसके अलावा अपन तीसरा चरण पढ़ेंगे, तो ये तीसरे चरण में जो रहेगा, इनका उद्देश्य जोड़ना घटाना, ये उद्देश्य रहेगा। तो ये 19 रियासतें रहती है, उसमें से अपन ने बात की कि 19 रियासतें रहती है राजस्थान में, उसमें से 4 रियासतें तो जो पहले मत्स्य संघ बना था उसमें सब शामिल कर ली थी। उसके अलावा 19 में से 4 गए तो 15 रियासतें। अब 15 में से जो 9 रियासतें रहती है, अपन द्वितीय चरण में राजस्थान पूर्वी राजस्थान में अपन जो द्वितीय संघ बना था उसमें मिला लेते हैं। उसके बाद ये 5 रियासतें ये रहती है, सबसे बड़ी बड़ी रियासतें 4, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। उसके अलावा जो जैसलमेर रियासत थी वो किस पर निर्भर थी? तो वो निर्भर थी जोधपुर पे। इसका उद्देश्य जो था कि जोधपुर अगर अपना स्वयं का राज्य बनाएगा तो मैं उसमें मिल जाऊंगा, अगर जोधपुर राजस्थान में मिलेगा तो मैं राजस्थान में मिलूंगा, और जोधपुर पाकिस्तान में मिलेगा तो मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा। तो ये सब उद्देश्य किसका रहता है? जैसलमेर वालों का। तो ठीक है, तो ये 5 हो गई, 4 और एक ये 5 रियासत है। ठीक है, उसके अलावा एक ये जो सिरोही था, सिरोही को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गुजरात में मिलाना चाहते थे, उस समय बॉम्बे में मिला दिया था। तो उसके अलावा एक रियासत ये हो जाती है। तो कितनी रियासतें हो जाती है अपने? ये पूरी बात हो जाती है 19 रियासतों की। उसके अलावा ठिकाने थे 3 ठिकाने, उसमें से जो पहला चरण था अपना मत्स्य संघ, उसमें से ले लिया था अपने निमराना ठिकाना। उसके अलावा जो कुशलगढ़ है वो दूसरे चरण में ले लिया, और जो लावा रहेगा ये अपन आगे जो तीसरा चरण, चौथा चरण जो रहेगा उसमें ले लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो जाती है 19 रियासतों की कि किस प्रकार जो है इनको सम्मिलित किया गया था। तो ये 19 रियासतों का अलग अलग, 4 सबसे बड़ी रियासतें, उनको स्वतंत्रता का अधिकार था कि साहब आप अपना पर्सनल राज्य भी बना सकते हो, तो ऐसा था। उसके अलावा ये बात हो जाती है। उसके अलावा जो कोटा सबसे बड़ी रियासत थी इनमें, सबसे महत्वपूर्ण वो थी कोटा। तो कहा कि यहाँ का शासक कौन, किसको बनाया जाए? तो यहाँ का जो शासक बना था वो कोटा का शासक बना था राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख जी को, राज प्रमुख का जो पद था वो मिला था भीम सिंह हाड़ा, कोटा के शासक। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख का जो पद मिला था वो बूंदी के शासक थे, कौन? बहादुर सिंह, बहादुर सिंह बूंदी। ठीक है, तो इनको राज प्रमुख बनाया जाता है और इनको उपराज प्रमुख बनाया जाता है, बहादुर सिंह बूंदी को। उसके अलावा जो इसका प्रधानमंत्री रहता है, पीएम, वो बनाया गया गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा अच्छा नेतृत्व करता व्यक्ति था साहब। जो इनका विधानसभा क्षेत्र था शाहपुरा, उसमें इसको जो था विधानसभा का नेतृत्व दिया गया था, उस हिसाब से ये अच्छा व्यक्ति था, इसलिए इसको जो द्वितीय चरण रहता है राजस्थान संघ, इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद अपन बात करें तो उद्घाटन, उद्घाटन कहाँ पे करते हैं? उद्घाटन इसका कोटा में ही किया जाता है। कहाँ पे? कोटा दुर्ग में। ठीक है, तो कोटा का जो दुर्ग था उसमें इसका उद्घाटन किया था, और उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता, अब जो उद्घाटन करता रहते हैं वो ही रहते हैं एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल। अब इसका कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को इसका, ईस्वी को इसका जो था द्वितीय चरण कंप्लीट हुआ। जो और पहला कब था? वो था 18 मार्च को। ठीक है, तो उसके बाद
सरदार वल्लभ भाई पटेल एनवी गाडगिल से कहते हैं कि गाडगिल जी अभी रुको थोड़े दिनों, राजस्थान में एक फित्ता और काट के आना है। कहाँ का? के कोटा का। कोटा में जाके आपको जो दूसरा चरण रहेगा इसको पूरा करना है। उसके अलावा जो एनवी गाडगिल है ये उद्घाटन करते हैं कब? 25 मार्च 1948 को। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक हफ्ते बाद ही इसका जो दूसरा चरण था उसका उद्घाटन किया गया। और उसके अलावा तीसरे चरण का जो उद्घाटन रहता है वो रहता है 18 अप्रैल 1948 को, एक महीने बाद, जिसमें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो है मेवाड़, सबसे पूर्वी, वो मिलती है। उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये अपने दूसरे चरण की बात हो जाती है कि दूसरे चरण में 9 रियासतें शामिल की गई है, एक ठिकाना शामिल किया गया था कुशलगढ़। उसके अलावा कोटा में उद्घाटन होता है। कोटा का जो शासक था राज प्रमुख बनता है, बूंदी का शासक उपराज प्रमुख बनता है, एनवी गाडगिल उद्घाटन करते हैं, प्रधानमंत्री गोकुल लाल लसावा होते हैं। तो अपनी ये बात हो जाती है। उसके बाद जो आगे के चरण रहेंगे उनको प्लस या माइनस वो रियासत जोड़ी वो हटाई ये रहेगा। तो मेन जो चरण थे वो पहला और दूसरा चरण की अपन बात हो गई थी। उसके अलावा अपना इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि किस तरह दूसरा चरण और तीसरा चरण की तरफ राजस्थान संघ बढ़ा और किस तरह इस चरण में अलग अलग लोग आते हैं। ठीक है, तो अपनी बात करते हैं आगे। तो द्वितीय चरण, ठीक है, उसमें क्या नाम था राज्य का? संघ का नाम राजस्थान संघ, या फिर इसको बोले तो पूर्वी राजस्थान। ठीक है, इसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? 9 रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और ठिकाना कुशलगढ़। ठीक है, तिथि कब थी? 25 मार्च 1948 को। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह हाड़ा। कहाँ के थे? कोटा के। गुड मॉर्निंग। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह द्वितीय, बूंदी। ठीक है, प्रधानमंत्री गोकुलाल लसावा रहते हैं, राजधानी कोटा रहती है, उद्घाटन कौन करता है? एनवी गाडगिल। ठीक है, उसके बाद राजस्थान संघ का उद्घाटन कोटा के दुर्ग में हुआ था, जो अपना कोटा का दुर्ग है उसमें इसका उद्घाटन होता है दूसरे चरण का। और राजस्थान के विलय पत्र पर बांसवाड़ा के शासक थे कौन? चंद्रवीर। वो अपने हस्ताक्षर करते हुए कहते हैं कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कौन कहते हैं इसे? जो बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह जी, वो कहते हैं कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, क्योंकि विलय करने के बाद तो अपने पास अपना जो झंडा रहता है राज्य का वो हट जाता। बांसवाड़ा जो था रियासत, उसकी अपनी पर्सनल करेंसी थी अपना, उसके अलावा अपना पर्सनल झंडा था, अपनी राजधानी थी, मतलब अपना स्वयं का सब कुछ था। पर इसमें सम्मिलित होने के बाद तो जो सरकार कहेगी वो नियम अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अलावा न अपना स्वयं का झंडा रहेगा, न अपनी स्वयं की करेंसी रहेगी, उसके अलावा न अपने सैनिक रहेंगे और न वो राजा रहेगा। तो ये सब चीजें कौन कहता है? चंद्रवीर सिंह, कि मैं अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ डेथ वारंट पर। इस तरह की उल्लेख करते हैं जो चंद्रवीर सिंह जी रहते हैं बांसवाड़ा के शासक, वो कहते हैं। उसके बाद अपन आगे बात करें तो अपना जो चरण आता है वो है तीसरा चरण। तीसरा चरण है राज्य संघ का नाम संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखते हैं। उसके बाद सम्मिलित इसमें रियासतें थी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। उदयपुर बोले तो अपन मेवाड़। ठीक है, तो ये मेवाड़ जो रियासत थी सबसे प्राचीन उसमें सम्मिलित होती है। और ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को ये जो है तीसरा चरण की शुरुआत होती है। राज प्रमुख कौन बनते? भूपाल सिंह। कहाँ के शासक थे? उदयपुर के। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, पंछेड़ा गाने वाले। उसके अलावा राजधानी उदयपुर रहती है, इसकी उद्घाटन करते कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत एकीकरण में मिल रही है, तो सबसे भारत के सबसे पावरफुल नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं उद्घाटन करने आए थे उदयपुर में उस समय, और कहा था कि जो ये जो राज प्रमुख का पद है सबसे बड़ा, वो किसको दिया जाता है? तृतीय चरण में जो दिया जाता है भूपाल सिंह जी को इसका जो राज प्रमुख का पद देते हैं। और जो कोटा का शासक था भीम सिंह हाड़ा, इसको उपराज प्रमुख का पद ये देते हैं। तो इस प्रकार बात होती है। इनका उद्देश्य यह था कि मेवाड़ रियासत जो है सबसे प्राचीन है, 1300 साल पुराना इनका इतिहास रहा है। तो अगर मेवाड़ रियासत
एकीकरण में सम्मिलित होती हैं तो अपन धीरे धीरे सभी रियासतों को सम्मिलित कर देंगे, क्योंकि मेवाड़ का एक बहुत बड़ा अस्तित्व था। अपन ने बात भी की थी हर जगह कि मेवाड़ वालों को हर जगह आगे आगे से आगे उनका मानते थे, राजा उनको फॉलो करते थे अधिकतर मेवाड़ रियासत को। तो ये मिल जाते हैं। और जो मेवाड़ रियासत के शासक थे उनको कितना प्रिवी पर्स दिया था, तो उनको प्रिवी पर्स दिया था 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए किस प्रकार देते हैं, कहा जाता है कि जो इन्होंने एकीकरण सचिवालय बनाया था उसका उद्देश्य था कि कोई सी भी बड़ी से बड़ी रियासत हो उसको 10 लाख से अधिक प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा। पर जो ये शासक थे कौन, भूपाल सिंह जी, इनका उद्देश्य कितना था, 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए दे दो साहब, मैं सम्मिलित कर दूंगा, जो मेवाड़ रियासत है उसको मिला दूंगा एकीकरण में। उसके अलावा इनको कहा कि आप जो हैं 10 लाख तो आप हम प्रीवी पर्स दे देंगे आपको ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद कहा कि आप 5 लाख रुपए तो 5 लाख लो अपने वेतन के लिए, ठीक है। कि साहब आपका राज प्रमुख का पद है, कौन सा पद है, राज प्रमुख का। अब इस राज प्रमुख के पद की सैलरी लो आप 5 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हमने नियम बना रखा है कि कोई भी रियासत को अपन सम्मिलित करेंगे तो उसको ऐसे दे देंगे, ठीक है साहब। उसके अलावा आप लोगे 5 लाख रुपए राज कार्य या धर्म कार्य के लिए लोगे साहब, जैसे कोई सामाजिक कार्य हुए, धार्मिक कार्य हुए, तो इसके रूप में हम आपको 5 5 10 और 10 ये 20 लाख रुपए इनको प्रीव्यू पर्स दिया। जब जाके माने भोपाल सिंह की सबसे बड़ी रियासत है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही है, तो हमारा एक अलग ही स्टेटस है साहब, ये भोपाल सिंह कहते हैं। तो इनको इस तरह मनाते हैं, प्रीव्यू पर्स देते हैं और फिर ये मान जाते हैं और एक संघ बनता है संयुक्त राजस्थान। उसका उद्घाटन करने पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे स्वयं। कौन थे उस टाइम पे, ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री आए थे। सबसे प्राचीन रियासत थी। उसके अलावा कोटा के राजा ने कहा कि साहब राजधानी तो पहले हमारी दूसरे चरण जो था कोटा बन गई थी, हमने बोर्ड वोर्ड सब लगा दिया, हमारी तो बेइज्जती है यार, अगर आपने कोटा से अगर उदयपुर शिफ्ट कर दी तो। कोटा के राजा को भी समझाया कि जो राजधानी रहेगी वो तो रहेगी भाई उदयपुर। उसके अलावा जो एक साल में विधानसभा की एक मीटिंग रहेगी वो अपना एक ब्रांच जो रहेंगे राजधानी के वो कोटा में डाल देंगे। तो इस प्रकार समझाते हैं। और कोटा के जो शासक थे कौन, भीम सिंह जी, वो ठीक है साहब। उसके अलावा जो सालाना में एक मीटिंग रहती है वो कोटा में भी इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। तो अधिवेशन होता था उस समय, कोटा जो रियासत थी उसमें एक अधिवेशन होता था सालाना। तो इस तरह कहा और मनाया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो चतुर्थ चरण जिसका नाम था राज्य संघ का नाम बृहद राजस्थान इसका नाम रहता है। इसमें सम्मिलित रियासतें रहती है संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और एक ठिकाना था अपना लावा। जो लावा ठिकाना था वो चतुर्थ चरण में शामिल होता है। उसके अलावा संयुक्त राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान था अभी वो। उसके अलावा जयपुर रियासत, जयपुर वालों को भी मनाया। जयपुर वाले राजा ने कितने पैसों की मांग की थी, तो 18.5 लाख, 18.5 लाख रुपए लिए थे। कौन थे जयपुर के शासक, जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह द्वितीय थे, उन्होंने 18.5 लाख रुपए मांगे। उसके अलावा जोधपुर रियासत थी, उन्होंने मांग की कि 18 लाख रुपए प्रिवी पर्स के रूप में लिए, किसने, जोधपुर वाले ने। उसके अलावा बीकानेर वाले भी इसी तरह मांग करते हैं। तो 17.5 17 जो थी बीकानेर रियासत वाले लेते हैं। उसके बाद अपन बात करें चतुर्थ चरण में, राज्य संघ का नाम बृहत राजस्थान, सम्मिलित रियासतें संयुक्त राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और एक ठिकाना कौन सा हो जाता है, इलावा, ठीक है। तो इसकी तिथि कब की गई, 30 मार्च 1949। इसके महाराज प्रमुख का एक पद हुआ उसी समय। इन लोगों में एक बहस होती है और कहते हैं कि जो राज प्रमुख का पद है, जयपुर का शासक, जयपुर भी उस समय बड़ी रियासत थी, अपन ने बात की थी। तो जयपुर वाले कहते हैं कि साहब राज प्रमुख का पद देंगे आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जो संस्थाएं थी इनकी रियासतों की सचिवालय, वो बताते हैं इनको, कहते हैं और मनाते हैं मानसिंह द्वितीय को। और उसके अलावा मानसिंह द्वितीय मान जाते हैं, कहते हैं कि जो राजधानी रहेगी वो तेरे जयपुर को ही बनाएंगे हम। उसके अलावा राज प्रमुख का जो पद था वो तेरे को देंगे, इस तरह बताते हैं। तो सवाई मानसिंह के भी
आती है कि हाँ साहब कर ले अपन भी शामिल, तो कर लेते हैं। उसी समय जो मेवाड़ के शासक थे भूपाल सिंह ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई ऐसे कैसे उनको राज प्रमुख बनाए, राज प्रमुख तो मैं हूँ, क्योंकि मेवाड़ का 1300 साल पुराना अस्तित्व है, मैं जयपुर वालों के नीचे थोड़ा ना बैठूंगा कि उनके नीचे काम करूंगा, ऐसे कहते भूपाल सिंह। और उसी समय ये लोग सोचते सोचते एक पद और बनाते हैं। कौन सा पद? महाराज प्रमुख का पद राजस्थान में एक पद बनता है। ये एकमात्र महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया जाता है और कहा जाता है कि राज प्रमुख से बड़ा पद हुआ करता था महाराज प्रमुख का। वो किसको बनाते हैं? भूपाल सिंह। कहाँ के शासक थे? उदयपुर मेवाड़ के। उसके बाद महाराज प्रमुख का जो एकमात्र पद था मात्र, वो भूपाल सिंह को दिया गया। इसके बाद महाराज प्रमुख का जो पद रहता है वो हट जाता है, कोई नहीं बनता इस पे, ये नष्ट हटा दिया जाता है। ठीक है, वो फिर राज्यपाल का पद की अपन आगे बात करेंगे कि राज्यपाल बन जाते हैं फिर। तो इस तरह बात हो जाती है कि महाराज प्रमुख भूपाल सिंह बन जाते हैं, राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय को बना देते हैं, जयपुर के महाराजा को। उसके अलावा उपराज प्रमुख किसको बना देते हैं? भीम सिंह कोटा को और हनवंत सिंह जोधपुर को, ये लोग उपराज प्रमुख बना देते हैं। ठीक है, हनवंत सिंह जोधपुर जो था ये शासक, इसने भी बहुत मुश्किल से हस्ताक्षर किए थे कि कर्ण के विलय पत्र पर कहा था कि हनवंत सिंह को दिल्ली बुलाया गया था। उसी समय हनवंत सिंह दिल्ली जाते हैं और उसके बाद देखते हैं वहां मिलते हैं वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोनों अलग अलग तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं हनवंत सिंह, और हनवंत सिंह मना कर देते। तभी जो वीपी मेनन रहते हैं तो इनके समय उस टाइम पे बाउंसर बॉडीगार्ड रहते थे आसपास। साहब गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के आसपास पुलिस और बॉडीगार्ड सब रहते हैं। तो हनवंत सिंह के लिए कहते हैं कौन? वीपी मेनन। वीपी मेनन। वीपी मेनन कहते हैं कि पकड़ लो रे इसको, नहीं सुन रहे, बंदी बना लो, क्योंकि इनकी हर तरह की नीति थी, शाम दाम दंड भेद एक ही कर्ण में। तो वीपी मेनन जो रहता है ऐसे आदेश देता है। तभी जो हनवंत सिंह रहता है ये कहता है कि साहब रुको रुको रुको। तभी एक पेन जो रहता है वो निकालता है, एक साहब सिग्नेचर कर रहे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते कि रुको भाई। ठीक है, तभी जो हनवंत सिंह थे वो अपनी जेब में से एक पेन निकालते। अब कहा जाता है ये हस्ताक्षर जैसे करने लगे हनवंत सिंह, तो वो थी पेन पिस्टल, आगे से पेन और पीछे से वो, तो इस तरह पेन से पिस्टल निकाल कर और जो रहते हैं हनवंत सिंह वो वीपी मेनन के यहाँ पे लगा देते कि ले बोल रहे क्या बोल रहा था, बता, मेरे को अरेस्ट करवा रहा था तू, नजरबंद करा रहा था। कौन कहते हैं? हनवंत सिंह। किससे? वीपी मेनन से। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी समय वहीं थे। और उसके अलावा जो वीपी मेनन थे उससे कहा मुर्गा बन, तो मुर्गा बना दिया। और फिर कब बात कर, तभी उसी समय जो थे एक अंग्रेजी शासक हुआ करता था, उस समय वो आते हैं और उसको समझाते हैं हनवंत सिंह को। हनवंत सिंह मानते हैं धीरे धीरे। फिर उसके अलावा जो थे वो पेन पिस्टल छुड़ा ली जाती है उसके द्वारा। और फिर जो हनवंत सिंह रहते हैं वो विलय पत्र पर अंत में हस्ताक्षर कर देते। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनको समझाते हैं कि भाई सभी एकीकरण में सम्मिलित हो रहे हैं तो तू भी हो जा। तो जोधपुर रियासत भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। और जोधपुर पे कौन निर्भर थी? जैसलमेर। जैसलमेर भी इसमें मिल जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था उस समय जैसलमेर पर, तो उस समय जो थी जोधपुर रियासत साथ देती है, अपनी सेना को भेजती है और पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेल देती। इस तरह की घटना हुई थी। ठीक है, तो इनकी राजधानी जो रही थी जयपुर में, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया है। उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं चतुर्थ चरण में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था कि राजस्थान की सबसे बड़ी से बड़ी रियासतें सारी सम्मिलित हो गई। इसलिए कौन करने आते उद्घाटन? फीता काटने आते सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान व्यक्ति वो, जिसने राजस्थान नहीं पूरे भारत का एकीकरण किया और किस तरह अलग अलग प्रकार से राजाओं को समझाया, और प्रिवी पर्स के माध्यम से, बल के माध्यम से। तो इनकी जो नीति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि शाम दाम दंड भेद, अपन हर तरह से एकीकरण में पूरा इन्होंने कोशिश की। कि देखा अपन ने कि मेवाड़ का जो राजा था उसने 20 लाख प्रिवी पर्स मांगे, तो उसको 20 लाख प्रिवी पर्स दिए अलग अलग प्रकार से, क्योंकि इनकी जो रूल था समिति का कि 10 लाख से अधिक प्रिवी पर्स अपन किसी को नहीं दे सकते। और भूपाल सिंह जो थे उसको समझाया गया कि आपको अलग अलग प्रकार से प्रिवी पर्स देंगे, नहीं तो और जो राजा हैं वो कहेंगे कि साहब इनको इतना क्यों दिया। तो इस प्रकार
उनको अलग अलग प्रकार से प्रीव्यू पर्स दिया जाता है। और जो जयपुर रियासत थी इनको 18.5 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स दिया जाता है। तो इनको भी कुछ इस प्रकार ही प्रीव्यू पर्स दिया गया था। उसके अलावा हम बात करें तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन जयपुर के सिटी पैलेस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका उद्घाटन? सिटी पैलेस में होता है, जयपुर में। उसके अलावा राजधानी अपनी बात होगी कि जयपुर में बनी थी। 5 जनवरी 1949 को सिरोही रियासत का प्रशासन बम्बई राज्य को सौंप दिया था। जो सिरोही रियासत थी वो किसको सौंप देते हैं? बम्बई राज्य को सौंप देते। इस प्रकार 30 मार्च 1949 को राजस्थान राजशाही राजा का पूर्णतः अंत हो गया था। और इस कारण 30 मार्च को अपन क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। कि जो राजाशाही परंपरा हुआ करती थी कि राजा महाराजा शासक बनते हैं, अलग अलग रियासतें थी, तो ये सब उस समय समाप्त हो गई थी। कब समाप्त हो गई थी? ये 30 मार्च 1949 को। ये सब परंपराएं जो थी राजाशाही की, ये सब समाप्त हो जाती है और एक नाम आता है अपना, पूर्ण राजस्थान बनता है। और अपन हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं कि जानो मानो राजस्थान। उसके बाद हम आगे बात करें तो राजस्थान की राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद हो गया था। और इसको सुलझाने के लिए B.R. पटेल की अध्यक्षता में 3 सदस्य की कमेटी बनती है और जिसने जयपुर को ही प्रदेश की राजधानी बनाने की सिफारिश की गई है। और इस कमेटी के 3 सदस्य थे। कौन कौन रहते हैं? B.R. पटेल, H.C. पुरी, H.P. सिंध, ये लोग रहते हैं। ये लोग देखते हैं कि राजधानी अपन जिसको भी बनाएंगे उसमें सब कुछ फैसिलिटी होना चाहिए। अब जोधपुर है, जोधपुर में उस समय थोड़ी पानी की कमी थी। पानी की कमी थी तो सोचा कि जयपुर है, जयपुर हर तरह से सक्षम है, पानी में भी, आर्थिक रूप से भी। उसके अलावा सेंटर में पड़ता है राजस्थान की, अच्छी जगह थी। और उसके अलावा जयपुर की जनसंख्या भी ज़्यादा थी, क्षेत्रफल भी सही था। तो जोधपुर की अपेक्षा इन लोगों ने देखा कौन सी समिति बनती है, ये तीनों लोगों की, B.R. पटेल की। तो B.R. पटेल, H.C. पुरी और H.P. सिंध, ये लोग देखते हैं कि जो राजधानी है ये तो जयपुर ही सही है, सबसे अच्छी जगह है और सबसे अच्छा वातावरण है, पानी की व्यवस्था है, वातावरण सही है। और उसके अलावा डेवलपमेंट के आधार पर देखा जाए तो जयपुर ही सही रहेगा। और हम कहते हैं कि इन राजाओं में अलग अलग प्रकार से बहस होती है। तो उसी समय एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो सोचते कि क्या किया जाए। उसी समय जो सोचते तो ये देखते हैं तो जयपुर जो रहती है, जयपुर को तो ये दे देते हैं। ऐसा करें, नई स्लाइड ले लेते हैं, अपन देखते हैं। तो जयपुर जो रहती है, जयपुर को तो ये बना देते हैं राजधानी। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर बन जाएगी। उसके बाद फिर जोधपुर वाले ने ऑब्जेक्शन किया साहब। जोधपुर वाले ने कहा कि साहब हमें क्या मिला? जोधपुर वाले से कह दिया साहब तू न्याय विभाग ले जा। न्याय विभाग जो रहेगा वो हम जो रहेंगे वो जोधपुर में भेज देंगे साहब। न्याय विभाग जो रहेगा उसका मुख्यालय कहाँ बनाएंगे? जोधपुर। और उसके अलावा जो उदयपुर वाला बोला कि साहब हमारा भी कुछ करो, हमें भी दो कुछ ना कुछ। तो कहा कि खनन खनन विभाग तुम्हें दे देंगे। उसके बाद कोटा वाला गया साहब कि साहब कोटा का भी है। कोटा वाले से कहा, तो कोटा वाले से कहा वन विभाग, तुम्हारे कोटा के आसपास, चंबल नदी के आसपास बहुत वन है तो तुम्हें वन विभाग दिया जाएगा। वन और शेखारी विभाग, ठीक है, वन और शेखारी विभाग दे दिया जाता है। उसके बाद भरतपुर वाला गया। भरतपुर वाले ने भी कहा कि साहब हमें क्या? भरतपुर वाले से कहा, भरतपुर वालों से कहा कि तुम ले जाओ कृषि विभाग। तो कृषि विभाग उस समय जो है भरतपुर को दे दिया जाता है। फिर उसके बाद अपन बात करें तो बीकानेर वाला गया। बीकानेर वाले ने कहा कि साहब हमें भी कुछ दो। बीकानेर वाले से कहा कि साहब सबसे अच्छा और सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग तुम ले जाओ। तो ये इस तरह विभाग दे देते हैं। जो वहाँ उस समय जो समिति बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि राजधानी तो कहाँ पर रहेगी? राजधानी रहेगी जयपुर में। जोधपुर में न्याय विभाग रहेगा और उदयपुर जो रहेगा, तुम्हारे पास चांदी की खान है, जावर क्षेत्र है, तो साहब खनन बढ़िया होता है तो खनन विभाग ले जाओ। उदयपुर वाले को खनन विभाग दे देते। और अपने जो कोटा है, कोटा वालों से कहा कि तुम्हारे आसपास वन बहुत पाए जाते तो वन और
सहकारी विभाग का जो मुख्यालय है ये इनको दे दिया जाता है। भरतपुर वालों ने कहा कि हमें क्या दें कि साहब कृषि बढ़िया होती है तुम्हारी तरफ, तो कृषि विभाग दे दिया। उसके अलावा बीकानेर वाले ने कहा कि बीकानेर भी एक बहुत बड़ी रियासत थी, तो हमें क्या मिलेगा साहब कि तुम शिक्षा विभाग ले जाओ। तो इस तरह जो थी समितियां वो इस तरह विभाग बांट देती है अलग अलग, और सभी को संतुष्ट किया जाता है उस समय। तो इस प्रकार सबकी संतुष्टि की जाती है, और इस तरह समिति जो रहती है अलग अलग हर रियासत को कुछ न कुछ देते हैं ये। उसके बाद हम अपना आगे बात करें तो जो अगला चरण रहेगा अपना पांचवा चरण। अब पांचवें चरण में राज्य संघ का नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रहेगा। इसमें सम्मिलित रियासतें थी वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ की 4 रियासतें, 14 तो ये हो गई, ठीक है। उसके अलावा 4 रियासतें वो हो गई कौन सी, मत्स्य संघ की अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। तो ये 4 रियासतें हो जाती है, इनको सम्मिलित किया जाता है। और तिथि कब रहती है, 15 मई 1949 को। महाराज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। आजीवन जो महाराज प्रमुख का जो पद रहा है वो भूपाल सिंह के पास ही रहता है। और उसके अलावा राज प्रमुख का पद जो थे मान सिंह द्वितीय कौन थे, जयपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, हीरालाल शास्त्री, वही प्रधानमंत्री रहते हैं। राजधानी कहाँ पर रहती है इसकी, जयपुर। जब से उस समय से एकीकरण के समय से और आज तक भी अपनी राजधानी कहाँ है, जयपुर। न्याय विभाग अपन देखते हैं तो राजस्थान का जो न्याय विभाग है मेन मुख्य पीठ वो आज भी जोधपुर में ही है। उसके अलावा कोटा में आज भी वन विभाग है, कृषि विभाग आज भी भरतपुर में है, शिक्षा विभाग आज भी बीकानेर में है। तो उस समय जो विभाग बांटे गए थे ये सब आज भी उसी प्रकार हैं। उसके अलावा हम आगे बात करें तो ये बात हो जाती है कि किस तरह अलग अलग चरणों में राजस्थान संघ का नाम पड़ा और ये होता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो धौलपुर के बाद भरतपुर रियासत भी यूपी में मिलना की इच्छुक थी। जो धौलपुर भरतपुर वालों ने कहा कि साहब हमें तो यूपी में मिला दो इस 5वें चरण में, तो कि साहब तुम्हें किससे यूपी में मिला दे, राजस्थान का हिस्सा हो तुम, राजस्थान में मिलो। तभी धौलपुर जो रियासत थी वो भी कहती है कि हमें यूपी में मिला दो। भरतपुर के बाद और शंकर राव देव कमेटी की सिफारिश के आधार पर धौलपुर और भरतपुर रियासत को राजस्थान में ही मिलाया जाता है। उस समय इनको समझाया जाता है कि आप जो क्षेत्र है आपका कौन सा है, राजस्थान, तो आप राजस्थान में मिलिए। तो इस प्रकार राजस्थान में मिलने को कहा, तो ये फिर बाद में मनाते हुए राजस्थान में मिला देते, क्योंकि जो भरतपुर था वो ब्रज क्षेत्र में आता था। उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है यूपी की उससे पास पास थी, दोनों सम्मिलित थे। तो इस प्रकार जो भरतपुर वाले कहते कि हमारा कल्चर जो है उधर वालों से ज्यादा मैच करेगा, तो नहीं आप तो राजस्थान में मिलो। तो इस प्रकार जो 5वां चरण रहता है उसमें इनको मिला दिया जाता है धौलपुर भरतपुर को। और जो कमेटी बनाई गई शंकर देव कमेटी उसके 3 सदस्य थे, शंकर राव देव, आर के सिद्धावा, उसके अलावा प्रभु दयाल। ये लोग देखते हैं कि किसमें मिलाया जाए, तो ये देखते हैं कि भरतपुर को जो है वो राजस्थान में मिलाया गया, भरतपुर और धौलपुर को, ठीक है। तो इस प्रकार अपने 5 चरणों की बात होती है। अब अपना अगला चरण चलेगा छठा षष्ठम चरण, ठीक है। छठा चरण की अपन बात करेंगे तो छठे चरण में क्या होता है, षष्ठम चरण। अब इसका नाम किस आधार पर पड़ा और क्या रहता है, राज्य संघ का नाम रहता है राजस्थान, बी श्रेणी का। और इसमें सम्मिलित रियासतें थी संयुक्त वृहत राजस्थान और प्लस राजस्थान, सिरोही, देलवाड़ा और माउंट आबू को छोड़कर। इसकी तिथि थी 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 रहती है। महाराज प्रमुख वही भोपाल सिंह जो मेवाड़ के थे शासक उदयपुर के, वही रहते हैं। उसके अलावा इसके राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय रहते हैं जयपुर के। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और राजधानी क्या रहती है, जयपुर इसकी राजधानी रहती है छठे चरण में। उसके अलावा संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जो अंग्रेजी शासनकाल था अंग्रेजों का उस समय, तो वो जो 3 श्रेणियों में भारत के जो राज्य थे उनको बांटते हैं। तो कौन कौन सी श्रेणी रहती है, ए श्रेणी रहती है, इसमें ब्रिटिश
प्रांतों से मिलकर बनाए गए राज्य सम्मिलित किए गए थे, शामिल किए गए थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये शामिल किए गए थे। ठीक है। उसके बाद बी श्रेणी में इसमें देसी रियासतों से मिलाकर बनाए गए राज्य शामिल किए थे। जैसे देसी कौन सा था राज्य, तो देसी रियासतों में जो राज्य था वो था अपना राजस्थान। उसके बाद ये बात हो जाती है। ठीक है। उसके बाद सी श्रेणी में इसमें चीफ कमिश्नरी शामिल की गई थी। चीफ कमिश्नरी राजस्थान में कहाँ थी, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में। और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में पहली बार 25 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को कितने जिले हो जाते हैं, 25 जिले। कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद राजस्थान में शामिल की गई अंतिम देसी रियासत कौन सी थी, सिरोही। सिरोही को भी शामिल कर लेते हैं छठे चरण में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्देश्य क्या था कि जो सिरोही क्षेत्र है इसको गुजरात में शामिल किया जाए। गुजरात में क्यों शामिल किया जाए, वही क्षेत्रवाद, हर व्यक्ति को क्षेत्रवाद होता है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर, उसके अलावा माउंट आबू जो पर्यटकों की दृष्टि से रेवेन्यू स्रोत था, इसलिए उनका उद्देश्य क्या था कि इसको गुजरात में शामिल किया जाए। पर राजस्थान के लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई और फिर राजस्थान से पूर्व सिरोही का विलय मुंबई राज्य में कर दिया था। परंतु हीरालाल शास्त्री और गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से ही सिरोही को राजस्थान में ही विलय किया गया। इन दोनों लोगों ने प्रयास किया, अधिकतर सर्वाधिक हीरालाल शास्त्री और गोकुलभाई भट्ट ने। ठीक है, किसको मिलाने में, सिरोही को। उसके बाद सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ, 2 भागों में हुआ था। किस प्रकार कि जो गोकुलभाई भट्ट थे, इनके जो गांव आते थे उसको अलग कर दिया और सिरोही को अलग कर दिया, कुछ गांव इनको दे दिए गए थे। तो इस प्रकार इसका विलय हुआ। फिर बाद में 2 चरणों में और फिर बाद में पूरे सभी को एक साथ मिलाकर और पूरा जो जिला था सिरोही उसको दे दिया था, सिरोही रियासत को। ठीक है। उसके बाद भूपाल सिंह की 1955 में मृत्यु होने के साथ महाराज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया। जो भूपाल सिंह थे ये एकमात्र राज प्रमुख थे राजस्थान का, ये पद और किसी के पास नहीं था। और फिर 1955 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद राजस्थान में पद आ जाता है राज प्रमुख और राज्यपाल आ जाता है। राज प्रमुख के बाद कौन आता है, राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक इस पद पर रहे, जिसमें 24 जनवरी 1950 तक इन्हें प्रधानमंत्री पद के नाम से और 26 जनवरी 1950 तक मुख्यमंत्री के पद से नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। तो किस प्रकार इनको जानते थे कि सर, पहले तो प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, किसको, हीरालाल शास्त्री जी को। उसके बाद राजस्थान के सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री जो थे CS वेंकटाचारी और थर्ड मनोनीत CM जो थे जय नारायण व्यास। ठीक है। तो ये हो जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में पहली निर्वाचित सरकार 3 मार्च 1952 को गठित की गई थी। कब करते हैं, 3 मार्च 1952 को। और जिसमें राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी को बनाया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो टीकाराम के 6 महीने बाद ही जय नारायण व्यास थे, उनको राजस्थान का द्वितीय सेकंड निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद जय नारायण व्यास लगभग 2 वर्षों तक राजस्थान के CM पद पर रहे, मुख्यमंत्री बन के रहे। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में राजस्थान के CM रहे हैं। कौन, जय नारायण व्यास। जो जय नारायण व्यास थे ये मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और उसके अलावा निर्वाचित मुख्यमंत्री भी इनको बनाया गया था। किसको, जय नारायण व्यास को। ठीक है। उसके बाद 1954 में राजस्थान के थर्ड निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बनाए गए थे। किसको बनाते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी। सुखाड़िया जी का सबसे ज्यादा शासनकाल रहता है, कहा जाता है कि 17 वर्ष तक मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे उस समय। उसके बाद यह 1954 से और 1951 तक लगातार 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। कौन रहते हैं ये, मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री।
तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का हो जाता है कि 17 वर्षों तक इन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सप्तम चरण में क्या रहता है कि राज्य संघ का नाम क्या रहता है, राजस्थान, अपना जो राजस्थान है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सम्मिलित भाग इसमें क्या रहता है, राजस्थान बी श्रेणी का। राजस्थान बी श्रेणी में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है, देलवाड़ा, माउंट आबू, उसके अलावा अजमेर, मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा के बाद इसकी तिथि कब होती है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये पूर्ण रूप से राजस्थान कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान राज्य पूर्ण रूप से कंप्लीट कब हो जाता है, 1 नवंबर 1956 से अपन एक राज्य बन जाता है अपना। कौन सा, राजस्थान राज्य परिपूर्ण रूप से अपन राजस्थान बना देते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें राज प्रमुख और राज्यपाल, राज प्रमुख का जो पद रहता है ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक नया पद आता है राज्यपाल का। राज्यपाल कौन रहते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल हो जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, जो कितने वर्षों तक रहे, 17 वर्षों तक। ठीक है, 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं, कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद राजधानी, राजधानी इसकी रहती है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसकी राजधानी रह जाती है। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1956 को ही, कब, 1 नवंबर 1956 को ही कोटा जिले का सिरोंज गांव मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में और मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान में शामिल किया गया है। किसको शामिल करते हैं, जो मध्य प्रदेश का गांव था, कौन सा, मंदसौर का, उसको राजस्थान में शामिल कर देते हैं, सुनेल टप्पा को। उसके अलावा जो शामिल करते हैं सिरोंज गांव को, उसको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो देलवाड़ा, माउंट आबू व अजमेर मेरवाड़ा को फजल अली की अध्यक्षता में गठित कर राज्य पुनर्गठित आयोग की सिफारिश पर ही 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल किया गया था। कब करते हैं, 1 नवंबर 1956 को इसको शामिल कर देते। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनाया जाता है। किसको बनाते हैं, ये 26वां जिला अजमेर जो रहता है, 25 जिलों का गठन हो जाता है। उसके बाद एक जिला और शामिल करके कितने कर देते हैं, ये 26 जिलों का गठन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो राजस्थान कौन सी बी श्रेणी का राज्य था, जबकि अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी के राज्य थे। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान का निर्माण बी व सी 2 श्रेणियों में इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, संविधान के 7वें संशोधन के अनुसार 1 नवंबर 1956 को सभी भारतीय राज्यों की ABC श्रेणियां जो थी उनको समाप्त कर दी जाती है। कौन सी श्रेणियां समाप्त कर देते हैं, A, B व C श्रेणियां समाप्त कर दी जाती है। किसके द्वारा, जो राजस्थान पूरे भारत में जो ABC श्रेणियां थी इनको समाप्त कर देते। ठीक है, कब करते हैं, 1 नवंबर 1956 को ये कर देते। उसके बाद एकीकरण के बाद 1957 में राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया और अजमेर वालों ने भी मांग की कि साहब हमें भी राजधानी बनाई जाए। अजमेर को 26वां जो जिला मिलाया गया था उठी, उसके लिए पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में 3 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी। साहब ये 3 सदस्य जांच करते हैं कि अजमेर में क्या है, जयपुर में क्या है। कहा जाता है कि अजमेर जो है राजस्थान का हृदय है। अब राजस्थान का हृदय तो ये बीचों बीच में आता है मैप में, उसी प्रकार जयपुर है, जयपुर भी अच्छा देखा गया। पहले जोधपुर वालों ने भी इसकी मांग की थी, अब अजमेर वाले भी इसकी मांग करते हैं। तो क्या करते हैं, ये तीनों सदस्य जो रहते हैं समिति को गठित करने वाले, ये देखते हैं कि अजमेर को न बनाकर राजधानी जो थी वो जयपुर है और आगे भी जयपुर को ही राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। इस पी सत्यनारायण राव कमेटी के 3 सदस्य निम्न थे। साहब कितने सदस्य थे, 3 सदस्य, पी सत्यनारायण राव, वीके गुप्ता और वी विश्वनाथ। ठीक है, तो ये सब लोग जो रहते हैं ये 3 सदस्य रहते हैं। तो अपन ने आज बात की राजस्थान के एकीकरण की और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में आज पूर्ण हुआ। इसके लिए अपन अगले क्लास में और अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।